हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हर एक एग्जाम में पूछते हैं। लेट्स गो। पर्यावरण, वही पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? देखिए, यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा क्या है। कॉर्निवोरस है, गैंडा है, भालू जैसा जानवर जानवर जो होता है, कोआला है, शेर है या हिरण है? तो आपको पता होगा, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि शेर। शेर क्या होता है? हमारा कॉर्निवोरस होता है। नेक्स्ट है, वह जीव जो मांस का आहार करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, ये सब क्वेश्चन। वह जीव जो हरे पौधे, साग सब्जी इत्यादि खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट है। जो जल प्रदूषण का रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम था वो किस वर्ष लागू हुआ था? वो 1974 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1974 ईस्वी में। देखिए, जल प्रदूषण निवारण तथा अधिनियम, जो निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 1974 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए अति प्रतिष्ठान के लिए पानी की स्वच्छता को बहाल करने और बनाए रखने के लिए पेश किया गया था। अधिनियम जल निकायों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड जैसे स्थापित निकायों को कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो को देखने से आपको एक फायदा ये होगा कि इसमें ऐड नहीं आता। आप क्वेश्चन करिए, आंसर करिए। जो आपको हार्ड लगता है, ऐसा लगता है कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट्स, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट्स 2020 प्रकाशित की गई थी? किसके द्वारा इसमें से प्रकाशित की गई थी? जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो ये किसके द्वारा किया गया था? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 2020 में विश्व मौसम संगठन, विज्ञान मौसम संगठन WMO जिसको कहते हैं, नई वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। आपके जीएस में भी पूछ सकते हैं कि इसके देशों की संख्या कितनी होती है WMO में? 193। इस संगठन की उत्पत्ति वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान के कांग्रेस 1873 के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के नाम से हुई थी। यह संगठन मौसम विज्ञान, जल विज्ञान तथा संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की विशेषता एजेंसी के रूप में कार्य कर सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ? ये इम्पोर्टेंट है। उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो WMO था उसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, अभ्यारण्य के अंदर चरने की अनुमति वो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिदिष्ट है। किसके अंतर्गत अधिदिष्ट है? देखिए, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी 2021 में। तो बताइए, पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 2009 की धारा 8 में, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 35 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A में, महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 में। तो इसका आंसर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A के तहत मुख्य वन्य जीव संरक्षक अभ्यारण्य के 5 किलोमीटर के अंदर या उसके अंदर रखे गए पशुओं के संचारी रोगों के प्रतिरक्षण के लिए ऐसी रीति में जो विहित की जाए ऐसे उपाय करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यारण्य में किसी भी पशुधन को प्रतिरक्षित किए बिना न ले जाएगा और नहीं चराएगा, तो अभ्यारण्यों के अंदर चरने की अनुमति वाले पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 33A के तहत अधिदिष्ट है। नेक्स्ट है, नंदा देवी जैव मंडल नेचर जो बायोस्फीयर रिजर्व है से किस भारतीय राज्य में? मतलब कि नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ है? चलिए बताइए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में? तो जो नंदा देवी जैव मंडल है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। आपका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड।
नंदा देवी जो मंडल उत्तराखंड में है और ये क्या है इसके नंदा देवी जो पर्वत है उसी के आसपास फैला हुआ है। 6,407 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी को भी शामिल करता है। यूनेस्को की विश्व के जैव मंडल निश्चय सूची में वर्ष 2004 में शामिल होते हैं। पूछ सकता है कि नंदा देवी, अभी किसी एग्जाम में पूछा था कि नंदा देवी जो बायोस्फीयर है वो कब शामिल हुआ था, तो 2004 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्ष कितने, मतलब कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये 2010, 2015, 2005 या 2020, तो 2010 में स्थापित किया गया था। कब? 2010 में। एक्सप्लेनेशन ऑफ वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में, अच्छा लग रहा है वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 2010 में। अच्छा, ये यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ था, 2 बार पूछा हुआ है कि क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो नेशनल एनजीटी है उसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण न्यायाधिकरण। तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जो पीछे आया था। एनजीटी के बारे में देख रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यक्ति सीधे से संपर्क कर सकता है किसके थ्रू? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या जिला न्यायालय। तो इसका आंसर है एनजीटी। देख रहे हैं आप, हर एग्जाम में पूछा हुआ है एनजीटी से क्वेश्चन, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो जल है प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1972 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यक्ति सीधे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है? विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसका आंसर है डी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका आंसर क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वे राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधि बनाए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संसद द्वारा राज्यों के अनुरोध पर पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। पहली बार कहाँ पेश किया गया था? अमेरिका में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या इंग्लैंड में? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर क्या है? अमेरिका में। आप इसको देख लीजिएगा, पर्यावरण प्रभाव आकलन सिद्धांत पहली बार अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य यूनिपी द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यकता सर्वप्रथम 1976 से 77 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1976 से 77 ईस्वी में महसूस की गई थी, जब वायुसेना नीति आयोग के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के नदी घाटी परियोजनाओं की पर्यावरण दृष्टि से जांच की गई थी। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? ये ठीक है, देख लीजिए इसको। 1864 में भारत में प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? तो आपको बताना है कि वेरियर एल्विन, ईपी स्टेविन, माइकल टॉसिंग, डाइट्रिच वेंड्रिस। तो इसका आंसर है डी, डाइट्रिच वेंड्रिस। इसका आंसर क्या है? डी, डाइट्रिच वेंड्रिस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक डाइट्रिच वेंड्रिस थे। ये इम्पोर्टेंट है। भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? इसको आप नोट कर लीजिएगा। डाइट्रिच वेंड्रिस थे, जिन्हें 1864 में वन महानिरीक्षक बनाया गया था, जिन्होंने लगभग 30 वर्षों तक औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट्री सर्विस का कार्य किया था।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत अपने कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त की शक्ति प्राप्त है। मतलब किस धारा के तहत, तो इसको आपको बताना है। धारा 21, 30, 33, 20। तो इसका आंसर है डी, धारा 20, सेक्शन 20 के थ्रू। देखिए, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के धारा 20 के तहत अपने कार्यों के लिए हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। इस अधिनियम धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। 13 जुलाई 1982 से राज्य सरकार द्वारा उक्त बोर्ड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? याद रखिएगा क्या पूछा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करने के लिए। तो चलिए बताइए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका एच इसका है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का संबंध जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। किससे? मॉन्ट्रियल। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य 2030 तक चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत संरक्षण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने हेतु 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। 1 जनवरी 1989 से प्रभावी रूप से लागू हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का उल्टा पिरामिड होता है? चलिए बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का उल्टा पिरामिड किसमें होता है? वन पारिस्थितिकी तंत्र में, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र या चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका आंसर है बी, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। पौंड में क्या होता है, जो जैवभार होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैवभार के रेखा चित्रीय रूपों को जैवभार का पिरामिड कहते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का जो पिरामिड होता है उल्टा होता है, क्योंकि तालाब के ऊपरी सतह में छोटी मछलियां होती हैं एवं जीव जंतुओं की संख्या क्या होती है, उसमें अधिक होती है। तथा तालाब के सबसे गहराई में पाई जाने वाली बड़ी मछलियां पाई जाती हैं जिनकी संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक जैवभार अजैविक घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का पिता, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का पिता किसे कहते हैं। तो इसको कहते हैं आर्थर जी टेंसले, जिसको ए जी टेंसले के नाम से भी आता है। किसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का पिता? ए जी टेंसले को। नेक्स्ट है, भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया था। यूएसएआईडी, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन या रसिया के द्वारा। तो इसका आंसर है यूएसएआईडी, यूएसएआईडी। भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को यूएसएआईडी द्वारा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था, यूएसआईडी और नीति आयोग द्वारा। इसका आरंभ 2 जुलाई, अभी करंट में 2 जुलाई 2020 को किया गया था। यह 3 प्रमुख गतिविधियों के रूप में ऊर्जा डेटा प्रबंधन, ऊर्जा मॉडलिंग प्रबंधन और कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के सहयोग पर बल देता है। अमेरिका में एनर्जी मॉडलिंग फोरम की स्थापना वर्ष 1976 ईस्वी में की गई थी। इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल आगार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो नीलगिरी जीवमंडल आगार, सुंदरबन जीवमंडल आगार, मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आगार या कच्छ जीवमंडल आगार। तो ये क्या है? कच्छ जीवमंडल आगार इसका आंसर है। भारत का कच्छ जीवमंडल आगार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा है। कच्छ का रण ये कहाँ पर है? गुजरात में। याद रखिएगा, कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में। कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ दलदली वीरान क्षेत्र है। वर्तमान में भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व विश्व जैवमंडल आगार में शामिल है। पूछेगा कि कितने विश्व जैवमंडल आगार में शामिल है? विश्व जैवमंडल आगार में तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व। कितने? 12 बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व कब कब हुए थे शामिल। नीलगिरी जो था 2000 में, नंदा देवी 2004 में, नोकरेक 2009 में। नेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक परावैंगनिक किरणों से अवशोषित करती है? ये पूछ सकता है, ये भी पूछता है कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, रेडिएशन होती है, वो हमारे लिए
हानिकारक होती है, तो उसको अवशोषित कौन करता है? उसको ओजोन लेयर अवशोषित करता है। अब एक क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में आप पढ़े होंगे कि जो होता है ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, मेसोस्फियर होता है, आयनोस्फियर होता है, फिर थर्मोस्फियर होता है। तो ये किसमें पाया जाता है ओजोन लेयर? जो ओजोन लेयर होता है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, समताप मंडल में। आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइए कि जो बिजली कड़कती है, जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो किस मंडल में होती हैं। देखिए, समताप मंडल के वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है। कहाँ होती है? समताप मंडल में। देख रहे हैं ना आप, स्ट्रेटोस्फियर है ना, इस स्ट्रेटोस्फियर में क्या है? ये हमारा रहा ओजोन लेयर। पृथ्वी और समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी निचली परत होती है। दूसरी मतलब ऊपर से क्या है? सेकंड नंबर पर है, जो सतह से लगभग 15 से 50 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, कितने किलोमीटर होता है? 15 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 प्रमुख वायुमंडलीय परतें पाई जाती है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये देखिए दिया है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इसको हम और इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा एरोप्लेन होता है वो किसमें उड़ता है, ओजोन लेयर किसमें होता है, इसमें क्या होता है, सैटेलाइट्स होते हैं, इसमें रॉकेट्स जाते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। उसे क्या कहते हैं? ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन टैक्स, कार्बन सघनता, कार्बन समायोजन, ऑफसेट। तो इसका आंसर है कार्बन समायोजन। जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होती है, कार्बन समायोजन, ऑफसेट। कार्बन समायोजन ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होती है जो कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। 1 टन कार्बन ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड की 1 टन या अन्य ग्रीन हाउस गैसों में इसकी बराबर की कमी प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आरक्षित वन है। भारत का पहला, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा होता है, तो इसको याद रखिएगा। भारत का पहला जो आरक्षित वन है वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आरक्षित वन पूछा है, ये क्या पूछा है? आरक्षित वन पूछा है, तो इसका है सतपुड़ा उद्यान। भारत में आरक्षित वन ऐसे उन आशय से जिनकी कुछ सीमा तक संरक्षित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था। भारत का पहला आरक्षित वन क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है जो भारत का पहला क्या है? आरक्षित वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ आरक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? तो इसमें बताइए टाइगर रिजर्व की अधिकतम संख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। टाइगर कहाँ पाए जाते हैं सबसे अधिक? मध्य प्रदेश में। भारत में बाघों की संख्या लगातार गिरावट, और 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए, जब टाइगर की संख्या जो थी वो कम हो रही थी, तो बाघों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि कब चलाया गया था। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में चलाया गया था, जब उनकी संख्या 9 थी, जबकि वर्तमान में 2022 में कितनी है? 53 है। देश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जिसमें कितने हैं? 6 हैं, और कर्नाटक में भी 6 हैं। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? तो बताइए, जो भरत राष्ट्रीय उद्यान है किसका पुराना नाम है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय, इसका पुराना नाम है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में। इस उद्यान को पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। 1982 में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया और इसका नाम बदलकर क्या किया गया? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में क्या किया? मान्यता की, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्सर्जन में कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। ये तो क्वेश्चन आ चुका था शायद। कार्बन समायोजन, ऑफसेट। इसका क्या आंसर है? ऑफसेट, कार्बन समायोजन। कार्बन समायोजन जो ऑफसेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं की उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। 1 टन कार्बन ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 टन या अन्य ग्रीन हाउस गैसों में इसके बराबर की कमी का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? तो इसका आंसर है ए, नाइट्रोजन। कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है और कितनी पाई जाती है?
पीछे प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं, या तो इसी में बताए थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके आंसर इसका बताइए, अगर प्रीवियस क्लास में बताया था तो। अगर आपको नहीं आता तो जाकर देख लीजिए। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है। शुष्क वायु का द्रव्यमान लगभग 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 20% होता है। एग्जैक्ट कितना होता है प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, जीके वाले में, जनरल साइंस में। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा में घटित हुई थी। अच्छा, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री ये कहाँ पर हुई थी? आप सबको पता है, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी, भोपाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? भोपाल में। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा भोपाल में घटित हुई थी। आपदा 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट, भी पूछता है कि कौन सा जहरीला गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का रिसाव हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 3700 लोगों की मौत हुई थी। 3700 लोगों की मौत हुई थी। इससे तो कोई एक सीरीज भी आई है इस घटने पर। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कौन सी सीरीज थी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो काजीरंगा में। किसमें पाए जाते हैं? काजीरंगा में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट गांव जिले में स्थित है। मार्च 2015 में जनगणना के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में 2401 गैंडे है। 1985 में इस पार्क में विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको क्या किया था? घोषित किया था। नेक्स्ट है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी बताइए? भोपाल में हुई थी। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया जाता है? अच्छा, इसमें किसका दिया है? भारतीय गैंडा असम, बाघ बंगाल, हाथी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? शेर कहाँ कहाँ है हमारे पास? तो इसका आंसर क्या होगा? शेर। शेर हिमालय में थोड़ी है, वहाँ पर थोड़ी है। ये क्या है? ये गलत है। एक सींग वाले भारतीय गैंडे पूर्वोत्तर राज्य भारत के असम व नेपाल के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार 1997 में गैंडा परियोजना चालू किया था। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में 13 राज्यों में हाथियों की मुख्य क्या है? एक स्थिति है। बंगाल राज्य में भारतीय बाघ पाए जाते हैं। बंगाल में क्या होते हैं? जो बाघ होते हैं, भारतीय इंडियन टाइगर, वो पाए जाते हैं। उसके बाद जिन्हें रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है, उन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इनके संरक्षण हेतु 1973 में बाघ परियोजना जो टाइगर प्रोजेक्ट चला था, कब चला था? 1973 में। भी बहुत बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एशियाई शेर हिमालय क्षेत्रों में न होकर गुजरात के गिर, पढ़े होंगे कि गिर जंगलों में पाए जाते हैं। जो एशियाई शेर होते हैं, एशियाटिक लायन होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के गिर जंगलों में। नेक्स्ट है, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देता है? पीछे बता चुके हैं आप लोग को। एक इसमें होता है स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। इसका एक्सप्लेनेशन रह गया था। समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल होते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। सबसे पहले क्या होता है? ट्रोपोस्फियर होता है। पृथ्वी के लगभग 80 से 400 किलोमीटर का वायुमंडलीय आयन मंडल जो होता है, आयन मंडल कहलाता है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इस मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती है, आयनोस्फीयर से आती है वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव मंडल निश्चय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंध? अच्छा, आप किस बायोस्फीयर रिजर्व में? बिल्कुल, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व के कई जोन होते हैं, तो उसमें से किस जोन में, मतलब जो मनुष्य होते हैं उनका जाना एकदम क्या है? बंद, प्रतिबंध है। वो वहां पर जा ही नहीं सकते। बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, कोर जोन या मैनिपुलेशन जोन? तो इसका आंसर है कोर जोन। कोर जोन सबसे इंटर में होता है, तो यहाँ पर जाना इंसानों के लिए अलाउड नहीं है। देखिए, जैवमंडल के नीचे क्रूड क्या होते हैं? क्रूड क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। कोर जोन जो होता है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, कोर जोन में आप बिल्कुल जा ही नहीं सकते, एकदम अंदर होता है कोर जोन। ए वाला जो हिस्सा होता है कोर जोन होता है। बफर जोन क्रोड क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है। फिर इसके जो चारों तरफ पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? क्रोड क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो वहाँ के आदिवासी होते हैं वो जा सकते हैं। और संक्रमण क्षेत्र ये सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, यहाँ पर इंसानों को जाना क्या होता है? अलाउ होता है। ये सबसे बाहरी वाला क्षेत्र होता है। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवासों में रखता है? तो ये हमारा इंडिया है, जो क्या करता है? उनके प्राकृतिक आवासों में, उन्हीं के आवास में, उनको कहीं लाता नहीं। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है। नवीनतम बाघ गणना के अनुसार भारत में जो बाघों की संख्या वो इस समय बढ़कर 2967 हो चुकी है, और शेरों की संख्या लगभग कितनी हो गई है भारत में? 674 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है।
पशुओं की क्रूरता के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1962, 61, 60 या 63। ये पारित किया गया था 1960 में। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष 1960 में अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना था। देखिए, और नेक्स्ट है स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए को भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। किसको शुरू किया गया था? इसके ऑप्शन है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, हाइड्रोजन टास्क फोर्स, पे पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। उसके बाद है सौर डेकाथलॉन। तो इसका आंसर है पीएसई, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजना द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी के कारण पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी पेस को भारत और अमेरिका द्वारा 2009 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था? यूनेस्को, नासा, आईयूसीएन या आईएमएफ। तो इसका आंसर है यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम जो है 1971 में लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक शिक्षा के एकीकरण द्वारा मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाकर प्राकृतिक एवं पर्यावरण परितंत्र को सुरक्षित करना है। यह कार्यक्रम वर्तमान में हो रहे जैव विविधता ह्रास एवं पर्यावरण असंतुलन से भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की स्लाइड्स यहीं पर एंड होती है और आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आप जरूर से कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा? राइट करिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? आपको हम कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी पाई जाती है? ये भी हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो आप दोनों के जो आंसर है कॉमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए। देखते हैं बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं, स्किप कर जाते हैं, बट आप लिखिए, लिखेंगे तभी सबसे अलग होंगे और आपका क्या होगा, वो क्वेश्चंस परमानेंटली आपके माइंड में जाकर बैठ जाएगा। थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए। अभी थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम इशू हो रही है, मुझे लग रहा है वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, इसमें हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी आप मैनेज करिए, आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप देखे होंगे, सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप सारे क्वेश्चंस को जरूर से वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।